प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हम यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 के लिए हिंदी का एकदम हूबहू जैसे एग्जाम में पेपर आ रहा है वैसे ही हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेट लेकर आ गए हैं। पूरे के पूरे टॉपिक जितने भी हिंदी का टॉपिक आ रहा है यूपी पुलिस एग्जाम में आएगा तो बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेट लेकर आ गए हैं। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा अगर आप अच्छे से इस प्रैक्टिस सेट को कर लेंगे, क्योंकि पूरा टॉपिक यहाँ पे कवर है। उसके अलावा यहाँ पे पूरा डिटेल्स में भी ऑप्शन को लेके भी हम समझने वाले हैं। तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप लोगों का यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है तो इस क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए बिना देरी के हम लोग क्लास को फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। चलिए देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन है, जैसे कि हिंदी की शुरुआत ही वर्णमाला से होती है तो यहाँ पे बोला है संयुक्त व्यंजन। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि संयुक्त व्यंजन में क्या क्या आता है, कौन कौन से वर्ड आते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ संयुक्त। एक सेकेंड, थोड़ा सा राइटिंग का कॉम्प्रोमाइज़ करना, क्योंकि अभी ज़्यादा आदत नहीं है बोर्ड में लिखने की ना, इसलिए। तो यहाँ पे लिख देती हूँ संयुक्त व्यंजन, ठीक है। और संयुक्त व्यंजन के साथ ही यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं उसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं, ये भी ध्यान रखना। इसके अंतस्थ व्यंजन के अलावा जो ऊष्म व्यंजन जो होते हैं, ऊष्म या संघर्षी बोलते हैं इसको, या संघर्षी भी बोलते हैं, इसमें कौन कौन से आते हैं बिल्कुल डिटेल से ये क्लास रहेगी। आप लोगों का सारा पूरा हिंदी का रिवीजन हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन से आते हैं ध्यान रखिएगा। इसमें छ आता है, छतरी वाला छ आता है, त्र आता है, और ज्ञानी बाबा वाला ज्ञानी आता है, और यहाँ पे आपका श्र भी आ जाता है, ठीक है। ये आते हैं, ध्यान रखिएगा। अंतस्थ व्यंजन में क्या क्या आता है, अंतस्थ में य आता है आपका, र आता है, ल आता है और व आता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ऊष्म या संघर्षी व्यंजन में क्या आता है, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन में श आता है आपका, फिर ये वाला श आएगा, फिर शरौते वाला आता है, और फिर क्या आता है यहाँ पे ह आ जाता है, ठीक है, ये आ जाता है। एक और याद रखिएगा, यहाँ पे द्विगुण व्यंजन कहा जाता है, द्विगुण या फिर हम इसी को उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो इसको भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर ये उत्क्षिप्त या फिर इसी को द्विगुण व्यंजन कहते हैं। तो जो यहाँ पे ऐसा वाला रहता है ना, ये ड अड़ बोलते हैं इसको, अड़, और ये अढ़ ऐसा बोलते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल आप लोग नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये संयुक्त व्यंजन में इतने 4 वर्ड आते हैं, और ये अंतस्थ व्यंजन, ये ऊष्म व्यंजन। अब क्या पूछा है, संयुक्त व्यंजन। तो यहाँ पे संयुक्त व्यंजन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी छ हो जाएगा। अब इसके अलावा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये जो छ होता है ना, ये किन 2 वर्णों से मिलके बना होता है। तो जी जो छतरी वाला छ होता है ये आधा क और स से मिलके बना होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से जो ये हमारा त्र हो जाएगा, ये किससे मिलके बना होता है, त आधा त बोलेंगे और र से मिलके बना होता है। इसी प्रकार जो ये हमारा ज्ञानी वाला होता है ये किससे मिलके बना होता है, तो आधा ज और या क्या बोलेंगे, या ऐसे बनता है, इससे मिलके बना होता है। और ये जो हमारा श्र होता है ये किससे मिलके बना होता है, तो ये शलजम वाला श होगा इससे, और प्लस र से मिलके बना होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, ये इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होंगे आप सभी को मालूम होगा। तो टोटल 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ, आई थिंक मतलब हालांकि आप लोगों को पता ही होगा। तो देखिए ये हो जाएगा छोटा अ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, और यहाँ पे हो जाएगा ऊ, बड़ा ऊ, ठीक है। ऊ बड़ा ऊ के बाद यहाँ पे ऋषि भी आता है, ध्यान रखिएगा। ये इस प्रकार से ऋषि भी आता है, ऋषि को आपको नहीं भूलना है। फिर यहाँ पे ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, इधर लिख लीजिए ओ हो जाएगा, और औ ये होते हैं, ठीक है। ये हमारे टोटल 11 स्वर होते हैं। अन्य आह जो होते हैं वो अनुस्वार होते हैं। तो ये हमारे टोटल 11 स्वर हो गए। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शब्द में वृद्धि संधि पाई जाती है। अब वृद्धि संधि क्या है, देखिए इसके साथ साथ मैं एक और क्लासेस लेती हूँ हिंदी का, लगभग 10 से 15 मिनट की क्लास रहती है, उसमें मैं सभी चीज़ों को शॉर्ट में डिटेल्स में बताती हूँ, ठीक है। तो संधि मैंने पढ़ा दिया है, आप लोग चाहो तो मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी। 10 मिनट की क्लास में मैंने इतनी बेहतरीन तरीके से संधि समझाया है ना कि आप उसको चाहकर भी नहीं भूल पाओगे, ठीक है। बिल्कुल देखते से ही पहचान जाओगे, तो वो क्लास आप लोग जरूर देखिएगा, चाहे किसी का भी मतलब कोई भी एग्जाम हो उसमें आपको काम आ जाएगा अगर हिंदी आती है तो। देखिए यहाँ पे पूछा है वृद्धि। अब वृद्धि क्या होता है, वृद्धि संधि में अगर आपको किसी शब्द में दो ऊपर 2 पाई या 2 डंडा दिखता है, मैं अभी सिर्फ आपको पहचानने का बता रही हूँ, तो वहां पे वृद्धि संधि होता है। देखिए ये 2 पाई दिखा तो यहाँ पे वृद्धि संधि हुआ। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको अच्छे से डिटेल्स में बताती हूँ कि वृद्धि संधि कब बनता है। तो देखिए जब क्या होता है, जब अ या फिर आ, जब अ और आ का मिलन किससे हो जाएगा, ए या फिर ए से होगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे अय बनता है। क्या बनता है, अय बनता है। अय का मतलब यहाँ पे डबल मात्रा है, ठीक है, इसमें एक मात्रा ऐसा। और यहीं पे अगर अ प्लस आ, इसका मिलन जो होगा ये ओ और औ से होगा, ओ से हो गया या फिर औ से हो गया, ठीक है। तो क्या बनेगा, औ बनता है। अब इसमें अय में ना डबल मात्रा है लेकिन इसको लिखते ऐसे हैं, ठीक है, तो अ बनता है। तो ये हमारी पहचान होती है। अगर ए और औ, ए और यानी कि यहाँ पे 2 मात्राएं हैं, 2 पाई, ऊपर 2 डंडा है 2 पाई है, तो इससे क्या होगा, वृद्धि संधि। हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको शब्द में ऊपर 2 पाई दिख रही है 2 डंडा दिख रहा है तो वृद्धि संधि होगा, ठीक है। ये पहचान है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो ये सारी चीजें तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहीं पे मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये जो महेश है ये कौन सी संधि है, तो महेश जो है ना ये गुण संधि है, ठीक है, गुण संधि है। अब यही गुण वृद्धि से थोड़ा पीछे जाएंगे तो गुण में आएंगे। तो गुण में क्या होता है, सभी व्यक्ति के अंदर एक ना एक गुण होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो गुण में हमेशा 1 पाई होती है, मतलब ऊपर 1 डंडा होता है तो गुण संधि होता है। सेम टू सेम ये भी ऐसे होता है। यहाँ पे क्या होता है, अगर अ और आ, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर अ और आ जो है छोटी ई और बड़ी ई से मिलेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे ए बनता है, ठीक है, ए बनता है, मतलब ए का मतलब है 1 ऊपर पाई है। इसी प्रकार यहाँ पे अ हो गया और आ हो गया, ये किससे मिलेगा, ऊ और ऊ से मिलेगा, ऊ प्लस बड़ा ऊ से मिलेगा तो क्या बनता है, यहाँ पे ओ बनता है। ध्यान रखिएगा, ओ बनता है। ये जो है ये गुण संधि की पहचान होती है, ठीक है। ये तो होती है आपका मतलब ऐसे पहचानने का ये तरीका है पूरा डिटेल्स में। लेकिन अगर शॉर्ट में देखो तो गुण संधि में 1 ऊपर पाई होती है, 1 डंडा होता है। वृद्धि संधि में बढ़ जाएगा तो 2 डंडा हो जाएगा, 2 पाई ऊपर आ जाएगी। ये सिंपल सा ट्रिक से समझो या फिर आप जैसा भी समझ सकते हो, तो ये होता है। अगर आप लोग यहाँ पे सदैव का संधि विच्छेद करोगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, समझ लीजिए सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए सदैव का संधि विच्छेद आप लोगों को मैं बता देती हूँ। यहाँ पे क्या आ जाएगा, सदा आ जाएगा, सदा धन एव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सदा धन एव। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बड़े आ की मात्रा है और यहाँ पे क्या है, ए है। अब इन दोनों मात्राओं से क्या बनता है, आ और ए। यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, अगर आ या ए दोनों मिलते हैं ए ऐसे तो ए की मात्रा बनती है। क्या मात्रा बनती है, ए की मात्रा बनती है, ऐसा बनता है। तो ये जो दोनों है ना, यहाँ पे सदा और ए, ये मिलके क्या बनाएंगे, द में क्या है की मात्रा लग जाएगी, ए की मात्रा लग जाएगी। तो ये यहाँ पे हमारा बन जाएगा, ये हमारा सदैव बन जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिए, बहुत ही डिटेल में आपको बता रही हूँ। इसके अगर आप लोग अलग से नहीं भी पढ़ोगे ना, तब भी इस प्रैक्टिस सेट में आपका पूरा का पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से सदैव होगा। इसी प्रकार से आपका महेश भी हो जाएगा, मही धन ईश होता है, ठीक है। क्या होता है, मही धन ईश हो जाएगा। परोपकार में भी गुण संधि पाई जाती है, इसमें भी गुण संधि है। और हिमालय, ये तो काफी इजी है, जिसमें बड़ा आ की मात्रा पाई जाएगी वो वृद्धि संधि होता है। क्या होता है, सॉरी, जिसमें बड़ा आ की मात्रा पाई जाती है वो दीर्घ, बड़ा यानी दीर्घ, तो दीर्घ संधि होता है। समझ गए आप लोग, बिल्कुल सब कुछ अच्छे से मैं बता दी। इन दोनों में गुण संधि है और इसमें क्या है, दीर्घ संधि है, ठीक है। ये ध्यान रखना, बड़ा मात्रा तो दीर्घ और बाकी ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। चलिए अगला है हमारा क्वेश्चन, नयन का तद्भव रूप क्या है। नयन का तद्भव बताना है। जैसा कि यूपी पुलिस में जितने भी हिंदी के टॉपिक है ना, लगभग सभी टॉपिक से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो सभी टॉपिक है इसमें नयन। अब देखिए नयन का तद्भव क्या होता है, नयन क्या है, ये तद्भव। तद्भव क्या है, तद्भव यानी कि संस्कृत का शब्द है, ठीक है। तो इसका
सॉरी, तत्सम जो होता है वो संस्कृत का शब्द होता है, तद्भव जो है हिंदी है। तो नयन जो है ये क्या है, तत्सम है। अब इसका तद्भव यानी हिंदी रूप पूछा है, तो नयन का हिंदी रूप नयन हो जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, नयन हो जाएगा। नयन तो दिया ही है यहाँ पे। कुछ चीजें और थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे कि बोल देता है गांव हो गया, ये ध्यान रखिए आप लोग। गांव पूछता है तो गांव का जो तत्सम होता है वो क्या होता है, गांव का तत्सम ग्राम होता है। ठीक है, गांव का क्या हो जाएगा, ग्राम होता है। ऐसे ही आप लोग ध्यान रखिएगा, दांत जो होता है, दांत का तत्सम क्या होता है, दांत का दंत होता है। क्या होता है, दंत होता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, प्रत्युपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। प्रत्युपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अब यहाँ पे बच्चे सोचेंगे कि ये प्रत्यु जो है ये हमारा उपसर्ग हो जाएगा। उपसर्ग क्या होता है, शब्द के पहले जोड़ा जाता है, प्रत्यय बाद में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये सोचोगे तो ये गलत हो जाएगा। उप तो होगा ही नहीं कहीं से, प्र, बहुत लोग प्र भी लगा देंगे कि हो सकता है प्र हो जाएगा, लेकिन ये दोनों यहाँ पे गलत हो जाएंगे। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तो प्रत्युत्पार में क्या होता है, प्रति जो होता है वो यहाँ पे उपसर्ग है। कैसे हो जाएगा, प्रत्युपकार का आप लोग अगर संधि विच्छेद करोगे तो कैसे होगा। सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि प्रत्युत्कार में कौन सी संधि है। ठीक है, प्रत्युत्कार में कौन सी संधि है ये आप लोगों को बताना है। इसका विक्षेप मैं कर देती हूं, तो ये ऐसे हो जाएगा, प्रति धन उपकार। क्या हो जाएगा, प्रति धन उपकार। ठीक है, तो इस प्रकार से बनता है प्रत्युपकार। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर आप लोग यह संधि को अच्छे से पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो मेरी शॉर्ट वीडियो देख लीजिएगा, वहां पे पूरा संधि आपको समझ आ जाएगा, बिल्कुल शॉर्ट में 10 मिनट में। अगर ई जो है ऊ से मिलता है, ई छोटी बड़ी ऊ से मिलता है तो क्या होता है, क्या होता है, य बनता है। ठीक है, यड़ संधि है। क्या है, यड़ है। इसकी पहचानने की मैं आपको ट्रिक बता दूं तो देखिए, अगर य र व आपको दिख रहा है, यानी कि य व र आपको कहीं भी दिख रहा है शब्द में और उसके पहले आधा शब्द होता है, तो वहां पे क्या होता है, यड़ संधि पाई जाती है। तो इसका जो विच्छेद करेंगे वो इस प्रकार से होता है। थोड़ा सा आप लोग समझ लेना, ये विच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बच्चे गलत कर देंगे, हो सकता है यहाँ पे प्र को उपसर्ग मान ले। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यथाशक्ति में कौन सा समास है। यथाशक्ति में आपको यहाँ पे समास बताना है। देखिए समास वाला हमारा टॉपिक आ गया है, तो यथाशक्ति में कौन सा समास है बताइए। तो यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। कैसे है अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास क्या होता है समझिए। अव्ययी भाव समास वो होता है जिसका प्रथम पद जो होता है वो प्रधान होता है। प्रथम पद जो होता है वो प्रधान होता है और अव्यय होता है। ठीक है, अव्यय वो होता है जिसको हम बदल नहीं सकते हैं, जैसा रहता है जैसा का वैसा ही रहता है। ठीक है, शुरुआत ही अव्यय से होती है अव्ययी भाव समास में। ठीक है, इसकी सबसे अच्छी बात मैं बता दूं, इसको पहचानने के लिए आप लोग याद रखिएगा, अगर शब्द में आ जाए, प्रति आ जाए, हर आ जाए, भर आ जाए, अनु आ जाए, ठीक है, ये सारी चीजें यथा आ जाए, यहाँ पे यथा भी लिख लेना, यथा आ जाए। अगर इन सब अव्यय से अगर आपके शब्द की शुरुआत हो रही है तो वहां पे क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। इसको ध्यान रखिएगा। अव्ययी भाव समास की एक और क्वालिटी होती है, यहाँ पे दो शब्द जो दो समान शब्द होते हैं ना, उनको भी साथ में लिखा जाता है। जैसे कि अगर यहाँ पे रात और रात हमने लिख दिया, रात और रात, तो बहुत बच्चे क्या करेंगे, इसमें कंफ्यूजन होकर क्या लगा देंगे कि ये द्वंद्व समास है। अगर यहाँ पे योजक चिन्ह आ गया तो वो लोग समझते हैं कि ये द्वंद्व समास है, लेकिन गलत हो जाएगा। अगर रात और दिन होता तब यहाँ पे द्वंद्व समास होता। अगर दोनों सेम शब्द है और सेम शब्द साथ में आ रहे हैं तो यहाँ पे भी अव्ययी भाव समास होता है। तो शॉर्ट में आप ये याद रखिएगा। बहुब्रीहि समास क्या होता है, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, ना तो प्रथम पद ना तो दूसरा पद, कोई पद प्रधान नहीं होता। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें ना किसी तीसरे पद को बताया जाता, किसी तीसरे वस्तु या व्यक्ति के बारे में बात की जाती है यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि बहुब्रीहि समास का आप लोग उदाहरण बताइए। जैसे कि हो गया हमारा यहाँ पे पीतांबर, पीतांबर पीला है अंबर जिसका, ये हो गया ना, यहाँ पे तीसरे व्यक्ति की बात की जा रही है। जैसे लंबोदर हो गया, लंबा है उदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात क्या हो जाएगा, गणेश जी हो जाएगा। पीतांबर पीला है अंबर, अर्थात क्या हो जाएगा, कृष्ण जी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे हो जाएगा। दशानन हो गया, इसका क्या हो जाएगा, दशानन हो जाता है, दशानन इसका उदाहरण हो गया। लंबोदर हो गया,
ठीक है, इस प्रकार से हमारे बहुब्रीहि समाज के बहुत सारे उदाहरण होते हैं। द्वंद्व समाज क्या होता है, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। इसकी जो पहचान होती है ये ध्यान रखिएगा, इसमें और या आ जरूर आता है। और या आ जो होता है या तो इसका लोप होता है या फिर आप शब्द बनाओगे तो और या फिर या यहाँ पर आएंगे, ठीक है। और दोनों के बीच में क्या होता है, दोनों के बीच में क्या होता है, योजक चिन्ह पाया जाता है, ठीक है, योजक चिन्ह पाया जाता है दोनों के बीच में, ऐसा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। कर्मधारय समास क्या होता है, कर्मधारय समास जिसमें विशेषता बताई जाती है, क्या बताई जाती है, विशेषता बताई जाती है। तो वहां पे ध्यान रखिएगा, कर्मधारय समास में हमेशा विशेषता बताई जाएगी, विशेष और प्रथम पद विशेषण होता है, द्वितीय पद जो होता है हमारा उत्तर पद जो होता है वो विशेष से होता है, ठीक है। तो कर्मधारय समास को याद करने का आपको मैं ट्रिक बता दूं, वहां पे कैसा का आपको उत्तर दिखाई देगा, कैसा का उत्तर मिलेगा, ध्यान रख लीजिएगा, ये बिल्कुल शॉर्ट पॉइंट है, यही एग्जाम में आपको याद रहेगा, ठीक है। कैसा का उत्तर मिले। अब ये क्या हो गया, कैसा का उत्तर मिले, इसका मतलब समझिए, जैसे कि नील कमल हो गया, इसका एग्जाम्पल देखना, नील कमल, ठीक है, ये हमारा हो गया नील कमल, ठीक है, ये साथ में लिखा है, नील कमल ये साथ में लिखा है। तो कैसा का उत्तर कैसा मिलेगा, जैसे है नीला कमल, क्या, नीला कमल, ठीक है। तो कमल कैसा है, नीला है, या फिर इसकी पहचान ये भी होती है जो समान, तो कमल जो है वो कैसा है, नीला, नील के समान है, ठीक है, कमल कैसा है, नीला। तो कैसा का उत्तर जहां पे आपको मिलता है वहां पे हो जाता है कर्मधारय समास, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कर्मधारय समास। और चरण कमल हो जाएगा, चरण कैसे है, कमल के समान है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, चरण कमल भी इसका एग्जाम्पल होता है, चरण कमल भी कर्मधारय समास का एग्जाम्पल होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अनिमेष का पर्यायवाची क्या है। अनिमेष शब्द का पर्यायवाची क्या है आपको बताना है। जागरूक, जागरूक यानी होता है सतर्क रहना, है ना। प्रसन्न यानी खुशी होता है। चंचल यानी जो अस्थिर की भावना होती है, स्थिर नहीं रहता है, चलता फिरता रहता है, वो चंचल। तो अनिमेष का मतलब होता है अपलक। अपलक का मतलब क्या हो गया, अनिमेष यानी होता है बिना पलक झपकाए देखना, ठीक है। तो ये इसका पर्यायवाची हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निशाकर किसका पर्यायवाची है। निशाकर किसका पर्यायवाची है, देखिए निशा मतलब क्या होता है, रात, और कर मतलब होता है करना। तो मतलब रात में प्रकाश करना या फिर रात करना क्या कहलाए, क्या किसका पर्यायवाची हो जाएगा, तो रात करना यानी चंद्रमा, रात में प्रकाश करना या रात करना यानी चंद्रमा होता है। तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, निशाकर जो है चंद्रमा का पर्यायवाची है। यहीं पे शशि देखोगे तो ये भी चंद्रमा का पर्यायवाची है, ठीक है। सुधांशु भी, एक मिनट, शशि हो गया, शशि भी चंद्रमा का पर्यायवाची है। यहीं पे मयंक भी चंद्रमा का पर्यायवाची होता है, और राकेश भी चंद्रमा का पर्यायवाची होता है, ध्यान रखिएगा, राकेश भी चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। सुधाकर भी चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। इस प्रकार बहुत सारे चंद्रमा के पर्यायवाची होते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और अगला यहाँ पे सूर्य का पर्यायवाची भी पूछा जाता है। सूर्य का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, दिनकर होता है, ध्यान रखिएगा, दिनकर होता है। भानु होता है, भानु होता है, दिनकर हो गया, भानु हो गया, आप लोगों को भी याद हो तो बताइएगा, दिनकर होता है, भानु होता है। और आप लोग बताइएगा, अग्नि हो गया, तो अग्नि का पर्यायवाची क्या होता है। अग्नि का तो आग, सभी आप लोग जानते हैं, अग्नि यानी आग ही होता है। यहाँ पे अग्नि का हो जाएगा, जो इम्पॉर्टेंट है मैं वो बता रही हूँ, तो वो हो जाएगा कृषाणु होता है, आप लोग नहीं जानते होंगे, कृषाणु हो गया। हुताशन होता है, हुताशन होता है, ठीक है। और यहाँ पे ज्वाला हो जाएगा, और अनल होता है, ध्यान रखिएगा, अनल, इसको क्या बोलेंगे, अनल बोलेंगे, ठीक है। अनिल, सॉरी अनिल लिखा गया, देख रहे हो, मैं बता रही हूँ मेरे से ही गलती हो रही है। अनल होता है, अनिल तो हवा का हो जाएगा, तो क्या होता है, एक मिनट सुधार लेना, अनल होता है, ठीक, अनल। और पावक भी होता है। तो ये सारे जो है अग्नि के पर्यायवाची होते हैं। इसका रवि भी हो जाता है। तो ये इस प्रकार से जो याद आ रहा है मुझे वो बता रही हूँ, मतलब कि जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं बता रही हूँ। इसके अलावा बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, सबको याद करना पॉसिबल नहीं होता। इसी प्रकार बादल का भी हो जाएगा,
जलद होता है। ध्यान रखिएगा, बादल वाले में लास्ट में द आता है, जिसमें द आएगा, जैसे जलद हो गया, यहीं पे जलज हो जाता तो कमल का हो जाता है, ये पयोधर हो जाएगा। पयोधर कई बार पूछा गया है, ये भी बादल का होता है। पयोधर हो जाएगा, घन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे जो है ये बादल के पर्यायवाची हैं, थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट। अगला है यहाँ पे छेड़ का विलोम शब्द है छिड़। छिड़ यानी क्या होता है? छिड़ यानी होता है बहुत ज्यादा कमजोर, पतला, ये होता है छिड़ यानी कमजोर पतला होता है। ठीक है, तो छिड़ का विलोम, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा पुष्ट। पुष्ट यानी होता है मजबूत या ताकतवर। ठीक है, तो स्वस्थ, ये हो जाएगा पुष्ट। दुर्लभ जो है ये भी छिड़ का ही रूप होता है। और कृष यानी भी यही होता है, कृष यानी भी बहुत ज्यादा कमजोर होता है। शुष्क यानी यहाँ पे सूखा हो जाएगा, शुष्क यानी सूखा होता है। ठीक है, तो ये तो पर्यायवाची उसका है ही नहीं, मतलब पर्यायवाची भी नहीं है ना, तो विलोम तो है ही नहीं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला यहाँ पे निर्मल का विलोम शब्द है। निर्मल का विलोम शब्द क्या है? निर्मल यानी क्या होता है? सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए, क्या स्वच्छ होगा या पवित्र होगा, मलिन होगा या सुंदर होगा? नहीं, निर्मल का मतलब होता है एकदम साफ सुथरा, स्वच्छ एकदम। तो स्वच्छ तो ये इसका पर्यायवाची हो गया, तो ये होगा नहीं। पवित्र भी हो जाएगा, ये साफ स्वच्छ में ही आएगा। सुंदर जो है ये सुंदरता यानी रूप का बोध करा रहा है, तो ये तो विलोम होगा, यानी साफ सुथरा, मतलब स्वच्छता की ओर ये नहीं जा रहा है, ये जो है सुंदरता की ओर जा रहा है। मलिन होगा, इसका उल्टा मलिन यानी गंदा होता है। मलिन यानी क्या होता है? गंदा होगा। तो राइट सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंक का अनेकार्थी शब्द क्या होता है? अनेकार्थी मतलब होता है अंक के बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। शब्द अंक ही रहेगा लेकिन उसके अर्थ बहुत सारे अलग अलग रूपों में होते हैं। ठीक है, तो अंक का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, तो ध्यान रखिएगा। क्या शंख, शब्द, वाक्य, गोद, हाथ, पैर? नहीं, अंक का जो अनेकार्थी शब्द होगा वो ये हो जाएगा, ऑप्शन ये जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अंक, देखिए संख्या के फॉर्म में अंक का कैसा होता है? जो गणित अंक होते हैं ना, 1 2 3 4 5, वो आ जाएंगे, वो अंक होंगे संख्या में। गोद का मतलब भी अंक होता है। अब किस रूप में होगा? जैसे कि मान लो कोई माता हो गई, माता ने अपने पुत्र को अपने अंक में लिया है, अपने अंक यानी अपनी गोद में रखा है, अपनी गोद में पकड़ा है, ये आप समझ सकते हो। नाटक का भाग भी, ये भी अंक के रूप में देखेंगे तो नाटक का पहला अंक समाप्त हुआ, यानी कि पहला अंक यानी कि अध्याय, पहला अध्याय समाप्त हुआ, ऐसा बोल सकते हो आप लोग, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। अब यहाँ पे हमको अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटना है, तो देखिए अभ्यर्थी क्या सही लिखा है? हाँ, अभ्यर्थी बिल्कुल सही लिखा है। अत्यावश्यक सही लिखा है। अब अत्यावश्यक को आप लोग थोड़ा सा संधि विच्छेद करके बताना, और कौन सी संधि है ये भी बताना। ठीक है, साथ साथ में आप लोग ऐसे प्रैक्टिस करते जाना। और औद्योगिकरण क्या सही लिखा है बताइएगा, तो हाँ जी हाँ, ये बिल्कुल सही लिखा है। यहाँ पे हमारा अनुग्रहित गलत हो जाएगा, तो अनुग्रहित जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मतलब इस ऑप्शन की दृष्टि से अशुद्ध हो जाएगा। तो अनुग्रहित कैसे लिखाएगा? अनुग्रहित ऐसा लिखाता है। कैसा लिखाता है? ध्यान रखिएगा, अनुग्रहित ऐसा लिखाता है, इसमें ग्र नहीं आता, गृह आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो है हमारा अनुग्रहित का सही रूप होता है, इस प्रकार से अनुग्रहित लिखाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से शुद्ध वर्तनी से 2-3 क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको देखने को, मतलब मिलेंगे, जैसे कि प्रीवियस ईयर पेपर में मैंने देखा है, तो इस प्रकार से मैंने पूरे पेपर का जो लेवल है वो रखा हुआ है यहाँ पे प्रैक्टिस सेट का। तो यहाँ पे शुद्ध वर्तनी उज्ज्वल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उज्ज्वल में बच्चे अक्सर क्या करते हैं, ये वाला लगा देते हैं, उनको लगता है कि ये वाला सही है, जबकि ये वाला जो है वो गलत हो जाता है, ये तो कहीं से सही है ही नहीं, और ये उज्ज्वल ये तो होगा ही नहीं। तो लेकिन उज्ज्वल जो होता है हमारा इस प्रकार से होता है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कैसा लिखाता है उज्ज्वल, एक बार प्रैक्टिस कर लेना आप लोग। ऊ लिखाता है, फिर यहाँ पे आधा ज होता है, फिर आधा ज होता है। ठीक है, और फिर यहाँ पे पूरा व आ जाएगा, और यहाँ पे फिर क्या है, ल आ जाता है। तो इस प्रकार से उज्ज्वल हमारा लिखा जाता है, सही रूप ये होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। अब देखिए बहुत सारे कुछ चीज़ों का आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ अंत्याक्षरी कैसे लिखा जाता है, ये थोड़ा सा आप लोग देख लेना। जैसे कि अंत्याक्षरी 2 टाइप से लिखा जाता है, ये हो गया आधा ना आता है, फिर आधा इसी में ता आता है, और ये छतरी वाला और बड़ी री आ जाता है। ठीक है, ये इस प्रकार से अंत्याक्षरी लिखा जाता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, इसमें गलत नहीं होगा अगर आपके ऑप्शन में आ जाता है, तो आप लोग ये नहीं सोचना कि ये गलत है। ठीक है, ये भी इस प्रकार से भी अंताक्षरी लिखाता है।
ठीक है, ये भी ध्यान रखना। इस प्रकार से अंताक्षरी हो जाएगा। जैसे कि और भी बहुत सारे शब्द होते हैं, ये दोनों शब्द। और पूजनी होता है, पूजनी बताना आप लोग कैसे लिखाएगा, पूजनी भी होता। प्रज्वलित होता है, ये भी बताना आप लोग कैसे लिखाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं। अगला है हमारा यहाँ पे, और वाक्य सॉरी वर्तनी शुद्धि वाली भी क्लास मेरी डली हुई है, आप लोग चाहो तो देख लेना, प्लेलिस्ट मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह अपने मित्र के साथ बाजार गया। वाक्य में के साथ, यहाँ पे ध्यान रखना, के साथ कौन सा कारक सूची है। यहाँ पे अब कारक का क्वेश्चन आ गया। वह अपने मित्र के साथ बाजार गया। वाक्य में जो के साथ है, यहाँ पे ये वाला जो के साथ आपको दिख रहा है ना, इसमें कौन सा कारक है। कारक आप सभी को पता ही है, टोटल 8 कारक होते हैं ना, तो इसमें से के साथ वाला कौन सा कारक है। अगर आप लोग कारक का रिवीजन करोगे तो अगर देखिए, कर्ता ने कर्म को होता है, कर्ता वाला ने कारक के साथ आता है, कर्ता ने कर्म को कारक के साथ आता है, करण वाला किस में आता है, करण वाला आता है से आता है, के साथ आता है और के द्वारा आता है, ठीक है। और इसके अलावा कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आता है, अपादान से आता है, और अपादान का से जो होता है वो अलगाव को दिखाता है, ठीक है। जैसे कि पेड़ से फल गिरा, अलगाव हो रहा है ना, तो वो ऐसा हो जाएगा। अपादान से फिर संबंध वाला आ जाए, का की के अधिकरण में पर संबंध संबोधन है, ऐसा रहता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे संप्रदान का देखोगे तो संप्रदान में क्या आता है, कर्ता ने कर्म को संप्रदान यहाँ पे आ जाएगा के लिए, और एक ये और कारक को दिखाता है, इसमें क्या आ जाता है, को भी दिखाता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल आप लोग समझ लेना, पुत्र ने अपनी माँ के लिए उपहार लाया, ठीक है, ये के लिए को दर्शा देगा। और यहाँ पे को वाले को एक आप लोग को वाले को बनाया, जैसे कि राम को आलू पसंद है, ऐसा कह सकते हो, ठीक है, ऐसा। और करण वाला यहाँ पे हो जाएगा, करण किसको दर्शाता है, कर्ता ने कर्म को करण से, या फिर ये हो जाएगा के द्वारा, या के साथ, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये करण वाला होता है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल आप लोग अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो के साथ जो है वो करण कारक को सूचित करता है, ठीक है। अपादान जो अपादान का क्या होता है, अपादान का से होता है, लेकिन अलगाव के फॉर्म में होता है, ठीक है। संबंध तो पता ही है आपको, का की और के होता है, ठीक है, का के की, ठीक है। आ लगाओ यहाँ पे लिख लेना, नहीं तो आप लोग गलत कर जाओगे। ये हो गया। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, यदि तुम पढ़ोगे तो सफल हो जाओगे। यह वाक्य है, यह कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, या मिश्र वाक्य है, या संकेत वाचक वाक्य है, कौन सा वाक्य है आप लोग बताना है। यदि तुम पढ़ोगे तो सफल हो जाओगे, ठीक है। सरल वाक्य क्या होता है, सरल वाक्य ये होता है जिसमें सिर्फ एक ही क्रिया बनती है, मतलब सिर्फ एक छोटा सा सिंपल वाक्य होता है, कोई उसमें दूसरा वाक्य नहीं जुड़ा होता है। जैसे कि राम पढ़ता है, ठीक है, क्रिया एक ही सिंपल क्रिया होती है, राम पढ़ता है, ये सरल वाक्य हो गया। यहाँ पे चाहो तो लिख लो, राम पढ़ता है, ठीक है, ये हमारा राम पढ़ता है सरल वाक्य हो गया। संयुक्त वाक्य क्या होता है, इसमें दो स्वतंत्र वाक्यों को और अथवा तथा किंतु इस रूप में जोड़ा जाता है। क्या होता है, संयुक्त वाक्य में और, अथवा, तथा, किंतु, इसमें दोनों वाक्यों को जोड़ा जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे संयुक्त वाक्य का एक उदाहरण समझ सकते हो, राम ने खाना खाया और श्याम ने गाना गाया, ऐसा। राम ने खाना खाया एक वाक्य हो गया, और के साथ एक और वाक्य को जोड़ रहे हैं, श्याम ने गाना गाया, ये हमारा हो गया, ठीक है। मिश्र वाक्य क्या होता है, इसमें क्या होता है, दो उपवाक्य होते हैं, ठीक। एक जो होता है ये मुख्य प्रधान उपवाक्य होता है, और दूसरा क्या होता है, एक आश्रित वाक्य होता है, ठीक है। तो इसमें दो उपवाक्य होते हैं, क्या होते हैं, दो उपवाक्य होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, दो उपवाक्य होते हैं। इसकी भी पहचान होती है, इसकी क्या पहचान होती है, जैसे जब आपको वाक्य में क्या दिख जाएगा, यहाँ पे यदि तो जो सो दिख जाएगा,
जब तब हो जाएगा, और तद्यपि, तद्यपि, यद्यपि हो जाएगा। अब इसका उदाहरण आप लोग समझ सकते हो, पहला तो यहीं पे दिया है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। यदि तुम पढ़ोगे तो, देखिए यदि तुम पढ़ोगे, यदि तुम पढ़ोगे तो सफल हो जाओगे। देखिए यहाँ पे क्या है, यदि। अब यहाँ पे जो हमारा यदि तुम पढ़ोगे, ये क्या है हमारा, यहाँ पे ये जो यदि तुम पढ़ोगे, ये क्या है, आश्रित वाक्य है, आश्रित। ठीक, यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो है ये आश्रित उपवाक्य है। ठीक, आश्रित उपवाक्य है यहाँ पे। ठीक है, और ये आश्रित उपवाक्य है, और ये सफल हो जाओगे, ये जो है ये मुख्य उपवाक्य है। क्या है, ये मुख्य उपवाक्य है। ठीक, ये ध्यान रखनागा। तो आश्रित उपवाक्य जो है वो निर्भर करता है मुख्य उपवाक्य पर। ठीक है, पूरा नहीं होगा, यदि तुम पढ़ोगे, क्या आप समझ पा रहे हो कि पूरा सेंटेंस क्या है, तो ये मुख्य उपवाक्य पर जो है वो निर्भर करता है। तो ठीक है, मिश्रित वाक्य में दो उपवाक्य होते हैं, इसकी पहचान यदि तो से होती है, जो सो से होती है। जो सो से मतलब जैसे जो जैसा करे, जो बोओगे सो पाओगे, ऐसा बोलते हैं ना, जो बोओगे सो पाओगे, जो सोएगा वो खोएगा, ऐसा होता है। जो सो से होता है, जो वो से होता है, और जब तब से होता है। जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तब तक तुम सफल नहीं होगे, ऐसे समझ सकते हो। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे आप लोग वाक्य भी थोड़ा समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, मुझसे अब चला नहीं जाता, यह किस वाच्य का उदाहरण है। मुझसे अब चला नहीं जाता है, यह किस वाच्य का उदाहरण है। वाच्य के बारे में यहाँ बता रहा है, 3 वाच्य हमारे होते हैं, ये टोटल 3 वाच्य होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। ठीक है, कर्तवाच्य क्या होता है, जहाँ पे कर्ता की प्रधानता होती है। क्या होता है, कर्ता की प्रधानता होती है। और यहाँ पे क्या होता है, अगर इसको देखोगे तो कौन में उत्तर मिलेगा, हमेशा कौन में उत्तर मिलेगा, कर्ता जो है प्रधान होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे राम पत्र पढ़ता, राम पत्र पढ़ता है। ठीक है, राम पत्र पढ़ता है। अब यहाँ पे जो है ये क्या हो जाएगा, ये हमारा कर्ता हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा कर्ता हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे राम जो है पत्र पढ़ता है, इसमें प्रधानता किसकी दी जा रही है, राम की दी जा रही है। कौन पत्र पढ़ता है, तो कृतवाच्य जो है हमेशा कौन में उत्तर देता है। ठीक है, अगर आपके वाक्य में कौन लगाओगे, कौन में उत्तर मिलेगा, कौन में उत्तर देता है। ठीक है, अगर आप अपने वाक्य में कौन में उत्तर ढूंढोगे, जैसे कि कौन पत्र पढ़ता है, तो राम पढ़ता है। ठीक है, तो कर्तवाच्य में हमेशा कौन फॉर्म में उत्तर मिलेगा। ठीक है, अब कर्मवाच्य हो गया, इसमें क्या होता है, कर्म की प्रधानता होती है, कर्म पर जोर दिया जाता है। ठीक है, कर्ता पे तो रहेगा ही जो रहेगा, लेकिन जो प्रधानता की बात होगी वो कर्म पर रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, देखिए इसमें आ जाएगा राम द्वारा पत्र लिखा गया। किसके द्वारा पत्र लिखा गया, राम द्वारा पत्र लिखा गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पत्र जो है ये कर्म हो जाएगा। क्या होगा, पत्र कर्म हो जाएगा। और यहाँ पे कर्मवाच्य में क्या होता है, कर्मवाच्य में ध्यान रखना आप लोग, थोड़ा सा पेन अलग कलर कर लीजिए ताकि आपको समझ आए। कर्मवाच्य में क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या है, हमेशा क्या हो जाएगा, क्या और किसको में उत्तर मिलेगा, क्या, क्या और किसको, क्या और किसको में हमेशा इसका उत्तर मिलता है। देखिए जैसे आप वाक्य में लगाइए, क्या पढ़ता है, मतलब राम द्वारा पत्र लिखा गया। क्या लिखा गया, राम द्वारा पत्र लिखा गया। पत्र क्या है, कर्म है। और किसको लिखा गया, राम द्वारा किसको लिखा गया, तो राम द्वारा पत्र को लिखा गया। पत्र क्या है, कर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे भाववाच्य में क्या होता है, यहाँ पे ना तो कर्म की प्रधानता होती है, ना तो कर्ता की प्रधानता होती है। ठीक है, यहाँ पे किसी की प्रधानता नहीं होती, यहाँ पे भावना जो है दिखाई जाती है। जैसे मुझसे अब चला नहीं जाता, यहाँ पे क्या है, उसकी मतलब व्यक्ति जो है अपनी भावना को बता रहा है। ठीक है, अपने इमोशंस को बता रहा है कि देखो अब मुझसे चला नहीं जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, भाववाच्य हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ इतना याद रखना, आप लोग अपना वाच्य कंप्लीट कर सकते हो, आसानी से आप लोग वहां पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कर्तवाच्य में कौन में उत्तर आएगा, हमेशा कौन में। कर्मवाच्य में क्या और किसको, अगर आप सेंटेंस में देखोगे तो क्या और किसको लगाओगे तो आपका वहां पे उत्तर बैठ जाएगा। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है।
अब आपको शुद्ध वाक्य बताना है। तो देखिए चलिए हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे है मुझे ठंड लग रहा है, गलत हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, मुझे ठंड लग रही है, क्योंकि ठंडी जो है वो स्त्रीलिंग है। ठीक है, अगला है यहाँ पे मैं पुस्तक पढ़ लिया है, ये भी गलत है यहाँ पे। तो इसका क्या हो जाएगा, मैंने पुस्तक पढ़ ली है, क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा राइट हो जाएगा मैंने पुस्तक पढ़ ली, ये हो जाएगा। ठीक है, मैंने पुस्तक पढ़ ली है, ये ध्यान रखना। अगला है यहाँ पे तुमने मुझे क्यों बुलाया, ये बिल्कुल सही लिखा गया है, ये जो है ये बिल्कुल सही लिखा गया है। तुमने मुझे क्यों बुलाया, ये सही लिखा गया है। अब यहाँ पे ध्यान देखना, वह जाते हैं, ये अक्सर सोचेंगे कि सही है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। वह जाते हैं गलत होता है। देखिए वहां पे वह जो है एक व्यक्ति के लिए बोला गया है और जाते जो है ये सम्मान सूचक है। ठीक है, तो इसका राइट हो जाएगा वे जाते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिख दीजिए वे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वे आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन है आंख का तारा मुहावरे का अर्थ क्या है। आंख का तारा मुहावरे का अर्थ क्या है, तो आंख का तारा होना यानी कि अत्यंत प्रिय व्यक्ति, बहुत ज्यादा प्रिय व्यक्ति क्या कहलाएगा, वो आंख का तारा कहलाएगा। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है नाक में दम करना। ठीक है, नाक में दम करना, किसी के नहीं कहते, किसी के बिल्कुल मेरे नाक में दम करके रखा है, मुझे एकदम परेशान करके रखा है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, परेशान करना। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है अधजल गगरी छलकत जाए, लोकोक्ति का अर्थ क्या है, अधजल गगरी छलकत जाए, इसका मतलब क्या है, आधा भरा घड़ा छलकता है, क्या ये होगा, नहीं ये बिल्कुल नहीं होगा। कम ज्ञान वाला अधिक प्रदर्शन करता है। देखिए यहाँ पे आपको अपने हिसाब से नहीं लगाना है कि आधा भरा घड़ा है इसलिए छलक रहा है, ऐसा नहीं लगाना है। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल जो क्वेश्चन एकदम ज्ञानपूर्वक सटीक बैठता है वैसे आपको उसका आंसर लगाना है ऑप्शन में। ठीक है, जल का महत्व अधिक है, ये भी नहीं होगा। घड़ा कमजोर है इसलिए छलक रहा है, नहीं ये नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कम ज्ञान वाला अधिक प्रदर्शन करता है। ठीक है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है दूर के ढोल सुहावने का आशय क्या है, दूर के ढोल सुहावने लागे, इसका क्या मतलब होता है, संगीत अच्छा होना बिल्कुल नहीं, ये तो नहीं हो जाएगा। दूर की वस्तु आकर्षण लगना, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि दूर की वस्तु जो है वो हमेशा आकर्षण लगती है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया यहाँ पे हमारा, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बैराय जग वा पाए बैराय, इसमें आपको अलंकार बताना है। ठीक है, अलंकार का आ गया यहाँ पे क्वेश्चन, तो अब आपको अलंकार बताना है। ठीक है, अलंकार क्या होता है ये आप लोग बताइए, जो अलंकार क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लीजिए, जो काव्य या फिर कविता की शोभा बढ़ाते हैं वो क्या कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं। जैसे अगर आप लोग मनुष्य की बात करें तो मनुष्य की शोभा कौन बढ़ाता है, तो आभूषण, उसी प्रकार से यहाँ पे काव्य या फिर कविता की शोभा बढ़ाने वाले जो होते हैं वो अलंकार होते हैं। ठीक है, अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार होता है। ठीक है, लेकिन आपको इतना ज़्यादा वो नहीं करना है, सिर्फ आपको एग्जाम में पूछता है, परिभाषा दे देती है, और वहाँ परिभाषा तो नहीं पूछता है, आपको सिर्फ उदाहरण देता है, वहां पे पूछता है अलंकार के बारे में। अब देखिए यहाँ पे आ गया रूपक अलंकार, कनक कनकते 100 गुनी, ये बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा होगा और ये आता भी है। ठीक है, तो ये हमारा यमक अलंकार होता है। अब यमक अलंकार क्या हो जाएगा, यमक अलंकार वो अलंकार होता है जहाँ पे दो या दो से अधिक शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। दो शब्दों की तो होती ही है, कभी कभी दो से ज्यादा शब्दों की भी हो जाती है, और उनके अर्थ जो होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे कनक कनक 2 बार शब्द आया है, ठीक है, लेकिन दोनों का अर्थ जो है अलग अलग है। एक कनक का अर्थ यानी सोना होगा और एक कनक का अर्थ क्या होता है, धतूरा होता है। ठीक है, तो ये कनक अलंकार यमक अलंकार होता है। अगर यहाँ ऑप्शन पे देखोगे कनक के जैसा ही एक श्लेष होता है, श्लेष अलंकार। ठीक है, श्लेष अलंकार, श्लेष का मतलब होता है चिपकना, तो श्लेष अलंकार में थोड़ा सा बच्चे क्या होते हैं, यमक और श्लेष में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो थोड़ा मैं आपको समझा दूं। श्लेष अलंकार में होता है शब्द एक ही होता है, ठीक है, इसमें अलग अलग मतलब शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, लेकिन उसमें सिर्फ एक शब्द होता है, लेकिन शब्द एक होगा, लेकिन उसकी अलग अलग जगह पे अर्थ अलग अलग निकलते हैं। जैसे कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून वाला होता है ना, वो श्लेष अलंकार का उदाहरण होता है। अब ये रूपक
अलंकार क्या होता है? रूपक अलंकार में क्या होता है? उपमेय को उपमान मान लिया जाता है। उपमेय को उपमान मान लिया जाता है, जैसे कि इसमें एक रूपता पाई जाती है तो उपमेय को उपमान मान लिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे कि आपने ये एक एग्जाम्पल आता है ना, मुख चंद्र सा सुंदर है, मुख जो है चंद्र सा सुंदर है, ये जो है ये हमारा उपमा अलंकार का उदाहरण होता है। किसका होता है? ये उपमा अलंकार का। उपमा अलंकार में क्या होता है? इसमें दो वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है। क्या की जाती है? तुलना की जाती है। ठीक है, जैसे कि मुख चंद्र सा सुंदर है, तो जो मुख है वो चंद्रमा के समान सुंदर है, ऐसा तुलना की जा रही है, मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है। ठीक है, उपमा अलंकार में क्या होता है? उपमा अलंकार की पहचान हो जाती है जहां पे आपको समानता की बात की जाती है, मतलब तुलना की बात की जाती है, जहां पे आपको शा दिख जाए, जा दिख जाए, ठीक है, और समान दिख जाए, समान दिख जाए, और तुल्य दिख जाए, तुल्य दिख जाए, वहां पे क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। ये इसका मतलब इतना पॉइंट याद रखोगे तो आप समझ जाओगे, तुलना की जाती है। इसी का उल्टा यहाँ पे होता है, क्या होता है? उपमेय को उपमान मान लिया जाता है। जैसे कि आपने एग्जाम्पल देखा, मुख जो है चंद्र सा सुंदर है। ठीक है, अब इसमें डायरेक्ट बोल देगा मुख चंद्र है। क्या बोल देगा? मुख चंद्र है। डायरेक्ट मुख को क्या मान लिया है? चंद्र ही मान लिया, तुलना नहीं कर रहा है, डायरेक्ट मुख को चंद्र मान लिया है। ऐसा होता है, उपमेय को उपमान मान लिया जाता है। और अनुप्रास अलंकार तो ये तो आपको पता ही होगा। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? यहाँ पे वर्णों या फिर ध्वनियों की, एक ही वर्णों या ध्वनियों की आवृत्ति जो है पुनरावृत्ति बार बार की जाती है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें, च च च च बार बार आता है ना, तो इस प्रकार से वो वहां पे होता है हमारा अनुप्रास अलंकार। यहाँ पे वर्णों या ध्वनियों की अनुवृत्ति बार बार की जाती है। उपमा अलंकार में क्या होता है? उपमा अलंकार में दो वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है। ठीक है, समानता होता है वहां पे, जैसे मुख जो है चंद्र सा सुंदर है। ठीक है, और यमक अलंकार ये होता है, इसमें दो या दो से अधिक शब्दों की पुनरावृत्ति होती है और सबके अर्थ जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। रूपक अलंकार में उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, जैसे कि चंद्र जो है मुख है, चंद्र मुख है, इसमें जो बीच के जो हमारे सूचक शब्द होते हैं ना, वो नहीं आते हैं इसमें। ठीक है, ऐसा ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला यहाँ पे हमारा पीपर पात सरिस मन डोला, इसमें कौन सा अलंकार है? आप बताइए आप लोग, पीपर पात सरिस मन डोला, इसमें कौन सा अलंकार है? आप लोग नहीं समझ पाओगे, लेकिन मैंने अभी आपको बताया ना, अगर आप लोग थोड़ा सा बस ध्यान में रखोगे पहचानने का तो आप समझ जाओगे। अब यहाँ पे सरिस का मतलब क्या होता है? सरिस का मतलब होता है समान। क्या होता है सरिस का मतलब? ध्यान रख लीजिए, यहाँ पे सरिस का मतलब होता है समान। ठीक है, सरिस यानी समान होता है। यहाँ पे भी क्या बोल रहा है? तुलना की जा रही है, सरिस यानी समान, और जिसमें तुलना की जाती है दो व्यक्तियों दो चीजों के बीच, तो कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, कवि कह रहा है कि मन जो है वो पीपर के पत्ते के समान डोल रहा है। मन पीपर के पत्ते के समान डोल रहा है। अब आप समझ गए ना, तो यहाँ पे उपमा अलंकार होता है। रूपक का मैंने आपको बता ही दिया है, और श्लेष अलंकार का भी मैंने आपको बता दिया है। शब्द एक ही होगा लेकिन उसके अर्थ जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग निकलेंगे। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान होती है। इसमें क्या होता है? इसमें शब्दों को पहचानने के लिए कुछ शब्द होते हैं, जैसे उदाहरण को पहचानने के लिए कुछ शब्द होते हैं, मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, ऐसा वाला होता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चारों ओर हाहाकार मचा था, इसमें कौन सा रस प्रमुख है? अब आपको बताना है चारों ओर हाहाकार। अब यहाँ पे समझ गए होंगे, हाहाकार मतलब भयानक, भयंकर की बात की गई है ना, तो हाहाकार मचा था यानी कि यहाँ पे आ जाएगा भयानक रस आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। रस कितने होते हैं? टोटल 9 रस होते हैं। ठीक है, अब आपको पूरा रस कितने हैं ये ध्यान रखना, और ये भी कभी कभी पूछ देता है कौन कौन से रस हैं और उसके स्थायी भाव क्या है, ये सारी चीजें आपको पढ़ लेना है। तो देखिए, वीर रस होता है, वीर रस का स्थायी भाव अगर हम लोग बात करें तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। क्या होता है? उत्साह होता है वीर रस का स्थायी भाव। ध्यान रखना आप लोग, वीर रस का भयानक का भय होता है। क्या होता है? भयानक का भय होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, हास्य यानी हंसना। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा? श्रृंगार आपका इस प्रकार से भी सही होता है, और बाकी श्रृंगार की अगर वर्तनी देखोगे तो श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ये भी श्रृंगार आपका गलत नहीं है, ऐसे भी लिखा जाता है, क्योंकि ये जो श्र है ना वो आधा श और र से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो होता है वो क्या होता है? रति या प्रेम होता है। ठीक, ये होता है। ठीक है, इसी प्रकार आपका जो
और भी जितने भी रस है ना उनका भी स्थायी भाव आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए अगला है शत्रु सेना पर टूट पड़ो। शत्रु सेना पर टूट पड़ो में कौन सा रस है? अभी आपको बताना है शत्रु सेना पर टूट पड़ो में कौन सा रस है। तो यहाँ पे बात क्या यहाँ पे सेना युद्ध के लिए सेनाओं को क्या किया जा रहा है, प्रेरित किया जा रहा है। तो यहाँ पे कौन सा रस है, वीर रस होगा। कौन सा, वीर। वीर का स्थायी भाव क्या होता है, वीर का स्थायी भाव उत्साह होता है। रौद्र का क्या होता है, रौद्र का जो है वो क्रोध होता है, ठीक है, रौद्र का क्रोध होता है। करुण का शोक होता है, करुण का शोक होता है, ठीक है। वीर का उत्साह मैंने बता दिया। अद्भुत का क्या होता है, अद्भुत का स्थायी भाव आश्चर्य होता है। क्या होता है, आश्चर्य होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला यहाँ पे दोहा छंद के कुल चरण होते हैं। यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, अब छंद आ गया हमारा। दोहा छंद के कुल कितने चरण होते हैं, ठीक है। तो दोहा छंद में देखिए टोटल 2 लाइन होती है, ऐसे और ऐसे, ठीक है। यहाँ पे कॉमा लगा होता है, तो इसमें टोटल 4 चरण होते हैं। कितने, 4 चरण। 2 पंक्तियां होती हैं, 4 चरण होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, टोटल 4 चरण होते हैं। अब देखना दोहा में क्या होता है, दोहा में पहला वाला और यहाँ पे तीसरा वाला, पहले और तीसरे में कितनी 13 मात्राएं होती है, और दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होती है। यानी अगर बोलो को सम मतलब विषम चरण और सम चरण, तो 13 और 11 मात्रा होती है दोहा में। इसी का उल्टा जो हो जाएगा सोरठा हो जाएगा, इसी का उल्टा सोरठा, 11 और 13 हो जाता है। देखिए आ ही गया यहाँ पे क्वेश्चन। सोरठा छंद के विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं, विषम चरण यानी कि 1 और 3 ये विषम चरण होते हैं ना, तो इसमें कितनी मात्राएं होती है, तो इसमें कितनी मात्राएं होती हैं, 11 मात्राएं होती हैं। कितनी, उसका उल्टा उसमें 13 और 11, इसमें 11 और 13 होती है, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, ध्यान रखना ये लोग आप लोग। अगला है छंद को पढ़ते समय आने वाला जो प्रवाह या लय को क्या कहते हैं। जब हम छंद को पढ़ते हैं, जैसे छंद हो गया, कोई कविता वगैरह हम कुछ पढ़ते हैं, तो जिस फ्लो में पढ़ते हैं जो लय आता है उसे क्या कहा जाता है, उसे गति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे अगर भाषा छंद की भाषा में अगर हम लोग बात करें तो गति कहा जाता है, ठीक है। लय या प्रवाह को गति कहा जाता है। यति किसे कहा जाता है, यति उसे कहा जाता है जैसे कि हम कोई छंद मतलब जैसे पढ़ रहे हैं तो वहां पे रुकावट आती है ना, जैसे पहली लाइन पढ़ते हैं फिर वहां पे रुकते हैं, जैसे कॉमा लगा होता है, तो रुकाव जो होता है वहां पे वो क्या होता है, यति होता है, ठीक है। और तुक क्या होता है, तुक होता है जैसे छंद के लास्ट में जो समान ध्वनियां मिलती है ना, जैसे कि हनुमान चालीसा ही आप लोग पढ़ते हो तो श्रीमन गुरु लास्ट में जो आता है समान ध्वनि आती है, तो वो समान ध्वनि क्या कहलाता है, तुक कहलाता है, ठीक है। और चरण तो पता ही आपको, ये चरण होते हैं, 2 पंक्तियों में बटे होते हैं। अगला है हमारा, अगला निम्नलिखित में से कौन सी कृति की रचना मैथिली शरण गुप्त ने की है। अब यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना है, तो मैथिली शरण गुप्त की होती है भारत भारती। क्या होती है, भारत भारती होती है, साकेत भी होती है, भारत भारती साकेत। लेकिन ये कामायनी जो है ये नहीं होती है, और यामा जो है ये महादेवी वर्मा की होती है। कामायनी जो होती है ये किसकी होती है, आप लोग बताइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे है यामा काव्य कृति की रचना है, किसकी रचना है, यामा महादेवी वर्मा की है। किसकी है, महादेवी वर्मा की है, ध्यान रखना आप लोग। चलिए अगला यहाँ पे कफन कहानी के लेखक है। कफन कहानी के लेखक कौन है, तो कफन कहानी के लेखक प्रेमचंद जी हैं। कौन है, प्रेमचंद जी हैं। इनकी एक और रचना है गोदाम जी है। अजय जो है ये चलिए अगला, अजय जो है ये प्रयोगवादी कवि है, ध्यान रखना। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम